एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना ये वैज्ञानिक बड़ा कारण है। क्यों नहीं करना, इसका बड़ा कारण है दोनों संतति जो है ऑटिज्म से पीड़ित है। ऑटिज्म से? हाँ, आजकल तो ये जब विवाह करते हैं तो लोग कहते हैं कुंडली मिलाओ ना मिलाओ लेकिन ब्लड ग्रुप जरूर मिलाओ, ऐसा कहते हैं। सगोत्र विवाह करने का, एक ही परिवार में एक ही रक्त संबंध में विवाह करने का कितना दूषित परिणाम होता है। अब हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल डूइंग गुड इन योर लाइफ। ये जो वीडियो है अब तक का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है हमारे चैनल का, और पर्सनली आई बिलीव सबसे प्रोडक्टिव वीडियो भी यही होने वाला है। इसमें हमने आज के जनरेशन की एक कोर प्रॉब्लम को पकड़ा है और उसके बारे में वीडियो बनाई है, जो कि है मैरिज। हमारे पेरेंट्स शादी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स शादी के बारे में क्या विचार रखते थे, और हाल की जो जनरेशन है, यूथ है, इसका शादी को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। इसी जनरेशनल गैप को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। आज की जनरेशन में जो एक नया ट्रेंड चला है, जो 40s तक शादी कर रहे हैं, 30 तक शादी कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमने बात की है कि शादी की एक प्रॉपर उम्र क्या होनी चाहिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए, और इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसा पर्सपेक्टिव शादी को लेकर आपने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होगा। आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको मज़ा आने वाला है। इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर मधुसूदन जी व्यास, वो इसी विषय के बारे में पुनरुत्थान विद्यापीठ में पढ़ाई करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सनातन संस्कृति में विवाह को विवाह संस्कार क्यों कहते हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर राम, आपने ऐसे विषय पर युवा संवाद करने का प्रयास किया है जिस पर आज के युवा भागते हैं। विवाह कहते ही आज के युवाओं को लेकर उनको लगता है कि उनके पैरों में बेड़ियां बांधने का प्रयास हो रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय को, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उसको आपने अपने इस पॉडकास्ट में रखने का प्रयास किया है। आपका प्रश्न है कि विवाह को विवाह संस्कार क्यों कहते हैं। विवाह जो है वो एक व्यक्ति का संबंध नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति का विवाह नहीं होता। और मूलतः अगर बात करें तो विवाह जीवन दृष्टि पर निर्भर करता है। अच्छा, विवाह संस्कार जब हम कहते हैं तो वहाँ भारतीय दृष्टि लागू होती है, और जब हम केवल मैरिज की बात करते हैं तो वहाँ जीवन दृष्टि कौन सी लागू होती है, वो पश्चिम की, वेस्टर्न जिसको आप कहते हैं, उसकी जीवन दृष्टि लागू होती है। तो जो जीवन दृष्टि के आधार पर ही पूरी समाज रचना बनती है। तो हमारे यहाँ भारतीय जीवन दृष्टि में विवाह को संस्कार कहा है। पहली बात, वो दो परिवारों का मिलन है। परिवार परिवार जुड़ते हैं, व्यक्ति व्यक्ति नहीं जुड़ते हैं। आपने देखा होगा, सामान्य भाषा में बात करें, फिर संस्कार क्यों कहते हैं इस पर आएंगे। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, हमने भी नहीं देखा होगा, सुना होगा, दादाजी का विवाह, पिताजी का विवाह, जब उनका विवाह संस्कार हुआ था उससे पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था। परिवार के लोग एक दूसरे से मिले थे, परिवार के बारे में बात हुई थी, कौन से परिवार से हैं, कौन सा परिवार है, तो उन परिवारों का आपसी संबंध हुआ था। फिर उन परिवारों में लड़का लड़की कौन है, उनका विवाह होना है। तो ये संबंध परिवारों का है। तो यहाँ, और ये परिवारों का क्यों है, क्योंकि भारत में समाज में पहली इकाई परिवार को माना है, कुटुंब को माना है, व्यक्ति को नहीं माना है। पश्चिम में क्या है, व्यक्ति को पहली इकाई माना है। तो भारत में क्या माना है, कुटुंब को पहली इकाई माना है, इसलिए कुटुंबों का मिलन है। दूसरा संस्कार, संस्कार शब्द का अर्थ है परिष्कृत करना, उसमें और परिष्कृत होता है। जब विवाह गृहस्थ आश्रम में जाता है, विवाह का मतलब हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश है। दूसरा आश्रम है, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम और दूसरा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद उसमें और परिष्कृत आता है, और परिष्कृत होता है, वो समाज में उसकी और दायित्व बढ़ जाता है। तो संस्कार का अर्थ है परिष्कृत करना, कोई गुणों का वर्धन करना, जो दोष है दोषों को कम करना और गुणों को बढ़ाना, ये संस्कार का मूल अर्थ है। आप इसको संस्कार को और करके देखिए, हम भोजन पकाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसको संस्कारित किया है। संस्कारित करने का अर्थ क्या है, इसको पकाकर हम संस्कारित करते हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ, हमने उसके जो दोष थे वो कम किए हैं और गुणों में वर्धन किया है।
तो संस्कार बेसिकली शब्द इससे है, तो विवाह संस्कार यानी गुणों में संवर्धन करना है। आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है। जैसे सर बाहर का जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें जब दो परिवार आपस में रिश्ता करते हैं तो उसमें कोई तरीके की जाति नहीं देखते, कोई तरीके का कुटुंब नहीं देखते, जबकि भारत में ये रिवाज है कि ब्राह्मण वर्ग से अगर लड़का है तो ब्राह्मण वर्ग की लड़की हो, मतलब उसी कुटुंब की लड़की होना जरूरी है। तो ये और संस्कार में आपस में क्या संबंध है? जैसे आपने कहा था कि आपस में कुटुंब जुड़ते हैं, आपस में परिवार जुड़ते हैं, खाली लड़का लड़की नहीं जुड़ते। मैं इस पर प्रश्न को और थोड़ा ठीक कर देता हूँ जी। आपने कहा वेस्टर्न कल्चर में दो परिवार जो है जब विवाह करते हैं तो वहाँ परिवार विवाह नहीं करते हैं जी। और विवाह करते हैं या नहीं करते हैं इसमें भी संशय है जी। है ना जी। तो ऐसा तो नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ विवाह जैसा कुछ कंसेप्ट है क्या। जी। आज तो और विकृत व्यवस्था बन चुकी है, तो उसको छोड़ते हैं, हम अपनी बात करते हैं कि आपने कहा एक ही जाति के एक ही वर्ण के जो है वो विवाह आपस में होना चाहिए, ऐसा हमारी परंपरा रही। परंपरा क्यों रही है और उसका क्या महत्व है? जब रही है तो उसका महत्व तो था ही, आज वो नहीं रहा, तो आज नहीं रहा तो उसका भुगतान भी हम कर रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ एक व्यवस्था थी विवाह का, जब विवाह जब करते थे उससे पहले गोत्र देखा करते थे। गोत्र विवाह करना, सगोत्र विवाह करना हमने दूषित माना है। आप जो कह रहे हैं ना एक ही जाति में, हम ये कह रहे हैं कि एक ही जाति के एक ही गोत्र का विवाह नहीं करना। जाति अलग अलग हो सकती है ना, लेकिन एक गोत्र नहीं होना चाहिए। और उसमें भी आप जो ब्राह्मण और सुथार और उसकी बात करते हैं उसका बड़ा कारण है, उसका सामाजिक कारण है। अच्छा। वो क्यों नहीं करना चाहिए उसका एक सामाजिक कारण है। मैं गोत्र की बात करूं पहले, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करना ये वैज्ञानिक बड़ा कारण है। क्यों नहीं करना इसका बड़ा कारण है। आजकल तो ये जब विवाह करते हैं तो लोग कहते हैं कुंडली मिलाओ ना मिलाओ लेकिन ब्लड ग्रुप जरूर मिलाओ, ऐसा कहते हैं ना आजकल। कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उसमें वो कहते हैं कि ये बीमारियां एक दूसरे में आ जाती हैं जी। और फिर बाद में वो अगली पीढ़ी में भी आती है। गोत्र उससे और गहरी बात है। गोत्र डीएनए की बात करता है, जिसको आप डीएनए कहते हैं ना, वो डीएनए की बात करता है। अच्छा। गोत्र उससे ज्यादा आवश्यक है। जब सगोत्र विवाह होता है तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी जो है उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से वो विकृत होगी, ये पक्का है। मैं एक उदाहरण उसमें साथ में जोड़ता हूँ और बहुत साथ विस्तार से नहीं जाएंगे क्योंकि आपने जो प्रश्न किया उस पर आएंगे। मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी माताजी का ननियाल और उनकी सासू माँ का ननियाल एक ही है। ठीक है। वो दोनों बहनें हैं आपस में। ठीक है। तो उनका जब विवाह हुआ, क्योंकि वो प्रेम विवाह जो आप कह रहे हैं, जो वो देखते नहीं है, जाति नहीं देखते और वर्ण नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, वो इसी तरह वो वहां से यहाँ भी आ गए। उन्होंने कुछ नहीं देखा और विवाह हो गया एक दूसरे को देखकर। लेकिन जब विवाह हुआ उसके बाद उनकी दो संतति है। ठीक। दोनों संतति जो है ऑटिज्म से पीड़ित है। ऑटिज्म से? हाँ। ठीक है। एक दूसरा उदाहरण, हमारे यहाँ एक पंजाब गिरान मोहल्ला है बीकानेर में। कौन सा मोहल्ला? पंजाब गिरान। अच्छा। तो वहाँ आप जाकर देखेंगे तो 70 से 80% जो है बच्चे विकृत पैदा होते हैं, क्योंकि वो एक ही परिवार के विवाह होते हैं आपस में। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे जी। वो उस व्यवस्था के लोग हैं जो एक ही परिवार में विवाह करते हैं। ठीक है। तो वो जो लोग हैं वहाँ आप जाकर देखेंगे तो 70 से 80%, अखबारों में भी बहुत बार आया था उसका, तो वो सगोत्र विवाह करने का, एक ही परिवार में एक ही रक्त संबंध में विवाह करने का कितना दूषित परिणाम होता है। अब आपने जो कहा था कि उस वर्ण में उस जाति में विवाह क्यों नहीं करते हैं, या आजकल तो उसको देखते नहीं है, अलग अलग क्यों करते हैं। आप ब्राह्मण की लड़का है और सुथार की लड़की है, आप मान लीजिए जी। हम उस समय की बात करते हैं। आज तो जाति व्यवस्था लगभग समाप्ति की ओर है, उसका खामियाजा भी हम भुगत रहे हैं। ठीक है। लेकिन उस समय की बात करें, उस समय क्यों होता था? ब्राह्मण परिवार है और सुथार परिवार है, वहाँ का आप जिसको कल्चर कहते हैं, वहाँ की परंपरा क्या है? सुथार समाज है, सुथार परिवार है तो लकड़ी का काम होगा जी। वहाँ की परंपराएं, वहाँ की व्यवस्थाएं अलग होगी जी। ब्राह्मण परिवार है तो वहाँ का परिवार, वहाँ की परंपराएं कैसी होंगी? अलग होंगी। अलग होगी। और हमारे यहाँ परिवारों का मिलन है, कुटुंब का मिलन है। तो जब वहां से वो लड़की आएगी तो किस माहौल में रहेगी?
उसको वहां से आने में उसकी परंपराएं अलग, उसकी पूरी व्यवस्थाएं अलग, यहाँ व्यवस्थाएं सारी अलग। जी। तो फिर वो जो एक ताना बाना होना चाहिए परिवार में मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी। जिसको आप सेटल कहते हैं वो सेटल नहीं हो पाएगी। जी। तो फिर ये बड़ी समस्या है ना। एक ही परिवार के एक ही व्यवस्था के लोग जो हैं जब आपस में मिलते हैं तो उनमें अलग वो नहीं होता, स्तर अलग नहीं होता, उनकी समझ अलग नहीं होती, उनको परंपराएं निभाने में कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में वैसी ही परंपराएं देखी है। जी। और अगर वो दूसरी जाति से हैं तो वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहता है ना 20 कोस पर बोली बदलती है, 20 और सारी व्यवस्थाएं परिवर्तन हो जाती है। तो जब जाति में अलग अलग हो सकती है तो फिर उनको कितनी समस्याएं होंगी। जी। ये सामाजिक स्तर पर बहुत व्यवस्थित रूप से किया गया था, ऐसा नहीं था। आज इसको ये जाति समस्या नहीं है। जी। आज हमने क्या किया है, जाति कहते ही हम पीछे हटना शुरू कर देते, नहीं नहीं हम जातिवाद को नहीं मानते। हाँ, जातिवाद को नहीं मानना, जाति समस्या नहीं है। समस्या क्या है, ये जो हम जाति, किसी जाति को ऊंचा मानते हैं, किसी को नीचा मानते हैं, ये जो असमंजस वाली स्थिति है ना, ये समस्या है। जाति कभी समस्या नहीं रही है। जी। हमारे यहाँ बहुत व्यवस्थित रूप से उसका चिंतन किया गया। सर जैसे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। शादी है, उसमें दो परिवार मिलते हैं, आपस में भी संबंध बनते हैं, तो समाज का भी उस संबंध के प्रति कोई दायित्व रहता है, सोसाइटी का? बिल्कुल। विवाह, जैसे हमारी प्रारंभ में बात हुई, विवाह जो है वो परिवारों का मिलन। अब विवाह की जो संस्कार में जो परंपराएं थी ना, आप देखेंगे हमारे विवाह संस्कारों में, आजकल तो वो इवेंट हो गया, मैरिज हो गई, लेकिन विवाह संस्कार जो होता है उसमें परिवार के और समाज के सारे लोग एकत्रित होते हैं। जी। है ना। जी। और जो परंपराएं होती हैं वो परिवार और समाज के सामने होती हैं। जब परिवार और समाज के सामने सारी व्यवस्थाएं होती हैं, यानी जो संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है, और हमारे यहाँ मारवाड़ी में खिरोड़ा कहते हैं। जी। है ना। खिरोड़ा में क्या होता है, कुटुंब के जितने भी लोग हैं वो सब आते हैं, और आसपास के समाज के लोग भी आते हैं देखने। वो वहाँ गोत्राचार होते हैं, वो मंत्राचार होते हैं, वो सुनने के लिए आते हैं। उसका महत्व क्या है, जब भी ऐसी स्थिति बने, परिवारों में कुछ अनबन हो, लड़का लड़की में अनबन हो, आपस में परिवारों में कोई ऐसी अनबन हो, तो समाज के सामने वो स्थिति बनी है। वो विवाह जो हुआ है वो समाज की मौजूदगी में हुआ है। जी। समाज ने उसकी जो है वो दी है कि हाँ हमारे सामने हुआ है। तो जैसे अग्नि साक्षी था वैसे समाज भी साक्षी है। तो समाज जैसे साक्षी है, तो जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो समाज के सामने ले जाया जा सकता है। समाज कह सकता है कि हमारे सामने हुआ है। तो दोनों का सामंजस्य कैसे बैठे, वो समाज बीच में बैठकर ऐसे निर्णय करता था पहले। ऐसे जब ऐसा डिस्प्यूट जिसको कहते हैं, वो डिस्प्यूट जब होता था तो समाज बीच में बैठकर, समाज के मौजूद लोग बीच में बैठकर उसको करते थे। तभी तलाक की जो संभावनाएं थी वो बहुत कम थी। आज क्या है, एकांगी परिवार है, एकांगी चिंतन है, होटल में विवाह होता है, इवेंट होता है, विवाह भी नहीं होता। तब ये सारी परिस्थितियां होती है क्योंकि समाज की मौजूदगी नहीं थी, समाज उसमें नहीं था, उसकी कोई भूमिका नहीं थी। तो फिर ठीक है, ऐसा ही होता है। तो समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। हमने, आप भारतीय दृष्टि में देखेंगे ना, तो कुटुंब जो है वो समाज का एक अंग है। कुटुंब अलग नहीं है, कोई अलग इकाई नहीं है। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा चिंतन है, मेरा जीवन है। नहीं नहीं, ये व्यक्तिगत जीवन नहीं है, तो ये सामाजिक जीवन है। हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो समाज में ही रहकर उसको सारी व्यवस्थाएं अपनी चलानी है। तो समाज की मौजूदगी में ही सारे काम होते हैं, और कुटुंब जो है वो समाज की एक इकाई। तो सर जैसे आज की यूथ तो एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को कि जो भी हमारी बात है, घर की बात है, उसके अंदर कोई थर्ड पर्सन क्यों बोले। आज यही समस्या हुई है ना, हमने एकांगी जीवन जीना शुरू कर दिया। तो एकांगी जीवन से समस्याएं कितनी हैं। आप जब समाज के सामने जब कोई विषय रखेंगे, समाज की मौजूदगी में जो विषय रखेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि समाज में सारे लोग वैसे ही हैं जिसके डर से हम बात नहीं रखते हैं। हम किस डर से बात नहीं रखते हैं कि वो समाज में चली जाएगी, ऐसी उड़ जाएगी। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो उस बात को अच्छे से समझ सकते हैं और उसको अच्छे से निपटा भी सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि परिवार ना टूटे। समाज भी यही चाहता है कि परिवार ना टूटे। भारतीय समाज की तो पहली संकल्पना है कि परिवार जो है, कुटुंब जो है वो बना रहे। समाज में ऐसे भी लोग हैं, हम
उसी दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं कि नहीं हमारी ऐसी खराब हो जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छी हो जाए। तो इस दृष्टि से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ, हम एक बड़ा परिवार है, समाज हमारा बड़ा परिवार है। जी। सर जैसे पहले जो शादी होती थी और जो अभी आपने जैसे एक वर्ड यूज कर दिया, आजकल इवेंट होते हैं, विवाह संस्कार नहीं होते, तो उनमें क्या फर्क रहता है? आप देखिए ना, अ, हमारा जो विवाह संस्कार है और आज की जो मैरिज इवेंट है, उनमें रात दिन का अंतर है। पहली बात तो दृष्टि का ही अंतर है। विवाह संस्कार दो परिवारों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है, इस दृष्टि से होता है। हमारी अगली पीढ़ी का निर्माण करना है, इस दृष्टि से होता है ना। विवाह का मतलब क्या है, विवाह क्यों करना है? आज प्रश्न पूछेंगे विवाह क्यों करना है, प्रश्न आएगा ना, क्यों करना है? हमारे यहाँ ऋणों की बात की है, ऋणों की, ऋण ऋण लोन लोन, है ना, ऋण की बात की है। हम जब पैदा होते हैं तो हमारे ऊपर ऋण होते हैं। जब हम भारतीय जीवन दृष्टि की बात करते हैं, जब जी। हम भारतीय जीवन दृष्टि को मानते हैं तब, नहीं मानते हैं तो ठीक है। ठीक है। जब हम भारतीय जीवन दृष्टि को मानते हैं तब हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। जी। ये 3 ऋण होते हैं। अब विवाह संस्कार क्यों करना है? विवाह संस्कार करना है पितृ ऋण से उऋण होने के लिए। पितृ ऋण क्या है? हमारे जो परंपरा से हमें हमारी पूर्व पीढ़ी से जो मिला है वो पितृ ऋण है। जी। वो क्या है? आप जब संतति आएगी आपके माध्यम से तो आप पितृ ऋण से उऋण होंगे। केवल इतना ही नहीं कि बच्चा पैदा हो गया और आप पितृ ऋण से उऋण हो गए, इतना ही नहीं है। ऐसा बच्चा होना चाहिए जो समाज में अपनी भूमिका निभा सके, राष्ट्र में अपनी भूमिका निभा सके, धर्म में अपनी भूमिका निभा सके। ऐसा जब आपके माध्यम से संतति आएगी तो आप पितृ ऋण से उऋण होंगे। तो विवाह संस्कार का एक बड़ा कारण क्या है? पितृ ऋण से उऋण होना। उऋण का क्या मतलब रहेगा? मतलब उससे निकलना, छूटना। ठीक है, पितृ ऋण से। हाँ, पितृ ऋण से बाहर निकलना। आपसे पितृ ऋण आपके ऊपर से हट जाएगा। जब आपके यहाँ संतति होगी, आपके माध्यम से संतति आएगी, तब आप पितृ ऋण से उऋण हो जाएंगे। ठीक है। तो ये विवाह संस्कार का मूल उद्देश्य ये है। ठीक है। अब मैरिज और इवेंट की बात करें। मैरिज और इवेंट क्या है? आज जब किसी भी लड़के और लड़की का विवाह होता है, क्योंकि लड़के और लड़की का ही होता है, कुटुंब का तो नहीं होता ना। मैरिज जब होती है तो लड़के लड़की का ही होता है। आज मैरिज जब करते हैं तो उनका पहला दृष्टिकोण क्या होता है? बच्चा नहीं चाहिए, है ना। बच्चे की बात मत करो, उनसे इस विषय की बात करते ही जो है वो भागने लगते हैं। जबकि विवाह का मूल उद्देश्य, विवाह संस्कार का मूल उद्देश्य क्या है? पितृ ऋण से उऋण होना है। इससे आप भाग नहीं सकते। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक कौटुंबिक जिम्मेदारी। आप इससे भाग नहीं सकते। लेकिन मैरिज में जब हम बात करेंगे तो इससे भागेंगे, पहली बात, उसकी बात ही नहीं करेंगे। जबकि ये विवाह से पहले की बात होनी चाहिए। जब विवाह चयन होता है उस समय इसका चिंतन होना प्रारंभ हो जाता है। मैं उस पर आगे आऊँगा, हम जब बात करेंगे। विवाह संस्कार से पूर्व हम वर वधू चयन ऐसी एक कार्यक्रम करते हैं, ऐसा एक प्रशिक्षण करते हैं, क्योंकि आज आवश्यकता होने लगी, पहले आवश्यकता नहीं थी। आज हम उसका आवश्यकता के अनुरूप हम प्रशिक्षण करते हैं। वर वधू का चयन कैसे होना चाहिए, इस पर युवक और युवतियों से बात करते हैं, उनके अभिभावकों से बात करते हैं। तो आज जब मैरिज इवेंट होने लग गया है उसमें उनका चिंतन इस दृष्टिकोण में नहीं है। दूसरा, आप देखेंगे हमारे विवाह संस्कार जो हुआ करते थे वो मंदिरों में हुआ करते थे, जी, है ना। जो मंदिर, जब बड़ा मंदिर थे उनके भगवान के साक्ष्य में होते थे। जी। आज कहाँ मैरिज होता है? मैरिज इवेंट की बात करें तो कहाँ होता है? डेस्टिनेशन वेडिंग होती है सर। डेस्टिनेशन वेडिंग होती है। कितना खर्चा होता है? होता ही है सर, अच्छा खासा होता है। तो उसमें, और अब दूसरा देखिए, उसको जोड़ कर देखिए, विवाह संस्कार में कौन अग्रणी भूमिका निभाता था? हमारे अभिभावक और पंडित जी, जी, है ना। दो की बड़ी भूमिका होती थी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भूमिका होती थी और पंडित जी की भूमिका होती थी। पंडित जी की मुहूर्त के अनुसार सारे कार्य होने चाहिए, उसके अनुसार उनकी भूमिका थी। बाकी जो सामाजिक रीति रिवाज है उनमें हमारे बुजुर्ग जो है वो भूमिका निभाते थे। आज जो इवेंट है, मैरिज इवेंट, उसमें किनकी भूमिका है? कैमरामैन और इवेंट मैनेजर।
जी। हमारे अभिभावकों की जगह, हमारे बुजुर्गों की जगह जो है वो कैमरामैन ने ले ली है, और पंडित जी की जगह इवेंट मैनेजर ने ले ली है। जी। अब किस मुहूर्त में क्या होना चाहिए, मुहूर्त है जो है वो 2 बजे का मुहूर्त है, जी। और कार्यक्रम कब होंगे, 8 बजे होंगे। मुहूर्त का कोई लेना देना नहीं है। जब तक फोटो शूट नहीं होगा, कौन सी कलर का होना चाहिए, कहाँ कपड़े कौन से होने चाहिए, कौन से स्थान पर होना चाहिए, ये सारा कौन तय करता है? फोटोग्राफर और इवेंट मैनेजर। तो ये जो बदला है ना, ये इसके कारण बहुत सारी भूमिकाएं बदल गई है आने वाले जीवन में। दंपति में जो लड़का लड़की है, उनके आने वाले जीवन में बहुत सारी जो है समस्याएं पैदा होती है। समय के चेंज होने से भी। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी समस्याएं होती है। आप आज एक और चलता है ना, ये विवाह से पहले जो फोटो शूट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्री वेडिंग शूट। जी। ये बहुत खतरनाक है। जी, खतरनाक है। वास्तव में खतरनाक है। हमारे यहाँ एक शब्द होता था, एक कार्यक्रम, एक शब्द नहीं, एक रिवाज होता है, एक रिवाज होता है विवाह में। पर्दा लगाते हैं, जी, है ना? जब विवाह फेरे होते हैं उस समय पर्दा लगता है। तो वो पर्दा क्या है? हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, मैंने जो बात की वर वधु चयन की, वर वधु चयन का एक वर्ग कर रहे थे मोरबी में। ठीक है। तो वहाँ हमारी पुनरुत्थान विद्यापीठ की आदरणीय कुलपति है इंदुमती जी। जी। उन्होंने एक युवक युवतियों के सामने एक प्रश्न रखा कि लव एट फर्स्ट साइट ये वैज्ञानिक है या मनोवैज्ञानिक है? उसके बाद कुछ एक ऐसा चर्चा सत्र था, उसमें मैं एक चर्चा ले रहा था। तो एक नव युवती जो है, उसने तुरंत ही प्रश्न पूछा कि ये जो लव एट फर्स्ट साइट है, ये मनोवैज्ञानिक तो समझ में आता है, लेकिन ये वैज्ञानिक कितना है ये मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने यही उदाहरण दिया, जब अंतरपट, इसको अंतरपट कहते हैं, विवाह में जब ये पट लगाया जाता है इसको अंतरपट कहते हैं। आज अंतरपट जैसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। आज प्री वेडिंग शूट में बाहर, यहाँ भी नहीं, एक स्थान पर नहीं, जो जहाँ रह रहे हैं मिलते हैं, उससे पहले बहुत बार मिलते हैं, और फिर बाहर जाकर भी वीडियो शूट होता है। तो देखना और छूना ये तो सामान्य बात हो गई। उसमें क्या था, और वो मनोवैज्ञानिक कितना महत्वपूर्ण है आप देखिए ना। वो जब अंतरपट होता था उससे पहले वो देखते नहीं थे एक दूसरे को, क्योंकि परिवारों का मिलन था, परिवारों से बातचीत होती थी, परिवारों को देखा जाता था, उनके परिवार समाज में उनका कितना योगदान है उसको देखा जाता था। तो ये एक दूसरे को देखते नहीं थे। विवाह, वो जो अंतरपट वाला जो समय था, उसी समय वो एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते थे। पंडित जी कहते हैं कि आप एक दूसरे को देखिए, आंखों में आंखें डालकर देखिए। ये जो पहली बार देखना होता है ना आंखों में, ये वो आंखों में जो देखते हैं वो मन में बस जाती है सूरत। जी, कहते हैं ना वो मन में बस जाती है। ये मन में बसने वाली बात है, लेकिन उसमें तो मन में बसने जैसा कुछ बसता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है मैरिज और इवेंट में, और विवाह और संस्कार में। तो मैरिज और इवेंट जाकर आप में जो एक विवाह को लेकर एक उत्सुकता जो होती है ना, वो समाप्त हो जाती है मैरिज और इवेंट में, खत्म हो जाती है। तो सर, जैसे प्रेम विवाह पहले भी होता था, बिल्कुल। तो आज के, जैसे आपने बताया मैरिज में और विवाह संस्कार में फर्क है, तो उसी प्रकार जो आज लव मैरिज है, उस समय जो पहले की लव मैरिज है उसमें भी कुछ फर्क था? बिल्कुल, बहुत अंतर था। आज विवाह जो है वो एक ही दृष्टि से होता है। वो लव जिसको कहते हैं, वो लव एक ही दृष्टि से देखा जाता है। वो उस दृष्टि से भी नहीं देखा जाता है, सामाजिक दृष्टि से कभी उसको देखा नहीं जाता है। लव जो है वो काम की पूर्ति के लिए ही देखा जाता है। काम की पूर्ति खत्म हुई, उसके बाद आपकी लव मैरिज जो है वो धीरे 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 नीचे के स्तर पर आनी शुरू हो जाती है। जी। वो लव मैरिज जो उस समय की बात करते हैं, वो उसमें समाज की परिवार की एक स्तर पर जाकर सहमति होती थी। ऐसा नहीं था जो पहले प्रेम पहले होते थे, उसमें सहमति होती थी। ऐसा नहीं था कि वो जो समझ में आया वैसा कर लिया, ऐसा कभी नहीं होता था वो। और ऐसा अगर हुआ है तो उसका भुगतान भी हुआ है। अच्छा। उनको भुगतान भी करना पड़ा है अगर ऐसा हुआ है, बिना सोचे समझे अगर हुआ है। ये बिना सोचे समझे कभी भी लव नहीं होता था। प्यार भी जो है, प्रेम भी जो है, वो सोच समझ कर होता है।
बिना बुद्धि के अगर किया जाता है तो उसकी समस्या का भुगतान करना ही पड़ता है। उस समय भी जो प्रेम विवाह होता था वो समझ कर किया जाता था, उनके स्तर की है क्या, उनके समझ की है क्या। ऐसा थोड़ी था कि मुझे बस केवल मैंने देखा पसंद आ गया और प्रेम विवाह कर लिया। जैसे स्तर कैसे सर? स्तर का मतलब फाइनेंशियल नहीं कंडीशन नहीं से है? नहीं नहीं, वो उसके समझ, उनकी समझ मिलती है क्या, ओके। उनकी आपसी समझ एक दूसरे से मिलती है क्या। आज का जो प्रेम विवाह है वो देख कर होता है, उसके रूप को देख कर होता है, एक ही दृष्टिकोण होता है बस, वो काम का ही दृष्टिकोण होता है, उसके अलावा कोई दृष्टिकोण नहीं होता। जबकि प्रेम विवाह जो होता था वो एक दूसरे की समझ मिलती है क्या, एक दूसरे को समझ सकते हैं क्या, परिवार का स्तर दोनों का एक जैसा है क्या, वो फाइनेंशियल नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक स्तर एक जैसा है क्या दोनों का। तो ये देखा जाता था। ऐसा नहीं था कि प्रेम मुझे बस मैंने देख लिया अब और कुछ नहीं है, मैं इससे ही विवाह करूंगा, ऐसा नहीं होता था। हमेशा सोच समझ कर ही विवाह होता था। सर जैसे परिवार का सामाजिक स्तर क्या रहता है आपके अकॉर्डिंग के ये स्तर है परिवार में? थोड़ा आप इसे अच्छे से हाँ, समझाएंगे? परिवार का सामाजिक स्तर की जब बात करते हैं ना, तो समाज में उस परिवार को देखने का दृष्टिकोण क्या है, समाज उस परिवार को कैसा देखता है, जी। ये उसका स्तर की बात करते हैं। उसका समाज में कितना योगदान है, जी। वो धर्म का कितना पालन करता है, समाज की रीति रिवाजों का कितना पालन करता है, और सबसे बड़ी बात वो नैतिक रूप से कैसा है। हम जब स्तर की बात कर रहे हैं तो नैतिक रूप से वो कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति पर भी और समाज कुटुंब पर भी। आज नैतिकता की बात तो कहीं नहीं देखी जाती। आज क्या देखा जाता है, अगर प्रेम विवाह नहीं है तो भी लड़का देखा जाता है कमाता कितना है, कैसे कमाता है ये भी देखना बंद हो गया है। जी बिल्कुल। है ना, कमाता कितना है इतना ही देखा जाता है। तो परिवार की जब स्तर की जब बात कर रहे हैं तो उनका समाज में नैतिक स्तर कैसा है, वो परिवार जो है वो समाज में कितना योगदान देता है, ऐसा मेरा कहने का अर्थ ही है उसमें। उसमें उसका मतलब कोई फाइनेंशियल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है सामाजिक स्तर का। हाँ हाँ, उसमें उस दृष्टि से नहीं है, लेकिन जब आप विवाह करते हैं तब ये देखते तो हैं। जब हम कहीं एक लड़की का पिता जब विवाह कर रहा है तो वो ये तो देखता है कि मेरी बेटी जो है वो कैसी रहेगी। ओके। ये तो देखता है और ये देखना भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। सर जैसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी है या मॉडर्न जनरेशन है, जिनको हम जेनजी जनरेशन भी कहते हैं, ये या तो शादी करना नहीं चाहती, अगर कर भी लेती है तो उसका उस शादी के प्रति कुछ मोह नहीं रहता या झुकाव नहीं रहता अपने पार्टनर के प्रति। इसके पीछे क्या रीज़न है सर? जब आप मॉडर्न कहते हैं ना, तो मॉडर्न कहते ही ये जो दृष्टिकोण है ना, मॉडर्न कहते ही पाश्चात्य होता है। जी। आज जब हम मॉडर्न की बात करते हैं, आधुनिक की बात करते हैं, तो आधुनिक कहते ही हमारा जो तात्पर्य है वो पश्चिम से है। जी। हम अमेरिका को ही सीधा लाकर खड़ा करते हैं कि उसके दृष्टिकोण से ही बात कर रहे हैं जब मॉडर्न की बात करते हैं। जी। तो उनका मॉडर्न जब है तो वो मॉडर्न की दृष्टि से ही सोचेंगे ना, वो विवाह को विवाह संस्कार की दृष्टि से देख ही नहीं रहे हैं। वो जो मॉडर्न जिसको आप कह रहे हैं वो पाश्चात्य दृष्टिकोण से ही विवाह को देख रहा है। उसकी जब कामना पूर्ति हुई उसके बाद उसके लिए विवाह का अर्थ खत्म हो गया। वो विवाह को उसी दृष्टिकोण से ही देखता है, क्योंकि उसके लिए विवाह पितृ से उऋण होने के लिए नहीं है, उसके लिए विवाह कुटुंबों का मिलन नहीं है, उसके लिए विवाह आत्माओं का मिलन नहीं है, उसके लिए विवाह पति पत्नी नहीं है, हस्बैंड वाइफ है। वो दंपति नहीं बनते कभी भी। तो जब तक दंपति नहीं बनते, जो वो विवाह होने के बाद, विवाह संस्कार होने के बाद दो नहीं होते, एक हो जाते हैं। विवाह संस्कार में वो दो नहीं रहते कभी भी, वो दोनों एक हो जाते हैं। और जो मैरिज की बात कर रहे हैं या जो मॉडर्न जो युवा की बात कर रहे हैं, अपने पार्टनर के प्रति झुकाव नहीं होता। दोनों की सिंगल आइडेंटिटी होती है, अपने आप को वो, उसका भी वर्चस्व होता है और उसका भी वर्चस्व होता है। पुरुष अपना वर्चस्व चाहता है और महिला अपना वर्चस्व चाहती है, स्त्री अपना वर्चस्व चाहती है, क्योंकि आज तो फेमिनिज्म है ना। तो आज लड़की अपना भी अस्तित्व चाहती है कि नहीं मेरा भी अस्तित्व है, और पुरुष अपना भी अस्तित्व चाहता है कि नहीं मैं पुरुष हूँ। तो ये दोनों मिल ही नहीं सकते, दोनों अलग अलग छोर बन जाते हैं। जबकि विवाह संस्कार में क्या है, दोनों एक होते हैं, दोनों का मिलन होता है, दोनों अलग अलग रहते ही नहीं है। वो पति पत्नी नहीं रहकर दंपति हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ दंपति का है, पति पत्नी हस्बैंड वाइफ कभी नहीं कहा है। इसीलिए ये जो है वो झुकाव होता ही नहीं है। ये दृष्टिकोण का अंतर है।
वो अपनी अपनी आइडेंटिटी, क्यों मैंने प्रारंभ में कहा था यहाँ क्या है, कुटुंब पहली इकाई है और वहाँ क्या है, व्यक्ति पहली इकाई है। तो ये अपने आप को अलग अलग इकाई मानकर ही चलते हैं, दोनों एक मिल ही नहीं सकते, क्योंकि ये जीवन दृष्टि का अंतर है। सर करना क्यों नहीं चाहते? पहले तो सर जैसे एक लिमिट गवर्नमेंट ने तय की थी कि लड़की 18 की होनी चाहिए, लड़का 21 का होना चाहिए, क्योंकि उस उम्र से पहले ही बहुत 14, 15, 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी हमारे इधर, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया, 18 लड़की होनी चाहिए, 21 का लड़का होना चाहिए। तो उसके बाद भी कई लोग 35 की उम्र में, 40 की उम्र तक शादी करते हैं। करना क्यों नहीं चाहते? उसके पीछे बेस रीज़न क्या है? देखिए, ये जो सरकार तय करती है आयु, और ये तो चलो कानून बनाना पड़ा, उनको कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन जो विवाह है ये सामाजिक विषय है, जी ये सरकार का विषय नहीं। जी और आपने जो कहा कि आज के युवा विवाह करना क्यों नहीं चाहते, आज के युवा ने करियर का मतलब जो है ना, वो अर्थ से ही मान लिया है। मैं जब तक इस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक विवाह नहीं करूंगा, ऐसा एक दृष्टिकोण बना हुआ है। ये गलत है। आर्थिक रूप से सक्षम, मैंने जब कहा ना, आप व्यक्ति रूप से देखते हैं ना, तब तो आप उसको आइडेंटिफाई रूप से ये कहते हैं कि ये ठीक है। जब आप व्यक्ति को इकाई मानते हैं, जी जब आप कुटुंब को इकाई मानते हैं, तब आपने लड़के से विवाह नहीं किया, केवल लड़का परिवार को देखकर विवाह किया। आपके परिवार में आपका जब विवाह हुआ तो आपको देखकर विवाह नहीं किया, जी आपके परिवार को देखकर विवाह किया। आपके पिताजी का जब विवाह हुआ तो आपके परिवार को देखकर हुआ, आपके दादाजी को देखकर हुआ, आपके दादाजी के परिवार को देखकर हुआ, जी पिताजी को देखकर नहीं हुआ। जी आप अगर देखेंगे उस समय मेरे पिताजी भी और आपके पिताजी भी और उस पीढ़ी के सारे लोग, उनका जब विवाह हुआ था तब आज की तथाकथित रूप से वो स्टेब्लिश नहीं थे। जी ठीक है, नहीं थे। और आज क्या है, आज उसके पीछे भागते हैं। उस समय की आप स्थिति देख लीजिए कि उनका जब विवाह होता था, उन्होंने जब विवाह किया था, उसकी उस पीढ़ी की तलाक की कितनी स्थिति, बहुत कम। आप देखेंगे ही नहीं, आपको सुनने में ही नहीं आएगा नहीं सुनना उस पीढ़ी में। इस पीढ़ी में जो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बाद विवाह करते हैं, उनका रेशियो क्या है तलाक का। आप केवल बीकानेर में जाकर देख लीजिए, फैमिली कोर्ट में तलाक के 5,000 से ज़्यादा मामले होंगे, अच्छा पेंडिंग होंगे आज की तारीख को। आंकड़ा कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग इतना ही होगा। तो ये जो एस्टेब्लिश होने की बात है, ये दृष्टिकोण का ही अंतर है। आप उसी पर जाकर देखिए, ये विवाह को देखने का जो दृष्टिकोण है, व्यक्ति और परिवार। जब व्यक्ति को देखेंगे तो ये वही ये सोचेगा कि नहीं, मुझे जो है वो एस्टेब्लिश होना है, मेरे पैरों पे खड़ा होना है। जब ये परिवार का विषय हो जाएगा ना, तब ये सारी बातें नहीं होगी। तो सर जैसे परिवार को भी पालन पोषण के लिए, एक अच्छी लाइफ लेने के लिए अर्थ, हाँ, पैसे की जरूरत रहती है। बिल्कुल निश्चित रूप से होना ही चाहिए ना। ये आप ये देखिए, आज की व्यवस्था की कितनी बड़ी विडंबना है। जी 35 साल का व्यक्ति भी स्टेब्लिश नहीं हुआ है, जी है ना। ये विडंबना है या नहीं है। और हमारे यहाँ देखिए, जब परिवार स व्यापार था, है ना, परिवार स व्यापार था। कैसे? एक परिवार का एक व्यवसाय होता था, ठीक है, हर परिवार का अपना व्यवसाय होता था, उसकी एक व्यवस्था होती थी जी आर्थिक रूप से। तो उसको अलग से कहीं नहीं जाना होता था कमाने के लिए। उस परिवार के व्यवसाय को एक आयु के बाद परिपक्वता आई, उसकी समझ बनी, उसका अध्ययन पूर्ण हुआ, उसके बाद वो परिवार के व्यवसाय को संभालता था। जी तो उसको लेकर कोई चिंता थी नहीं कि वो एस्टेब्लिश होगा या नहीं होगा, किस रूप में होगा, कैसे होगा, वो ऐसी समस्या ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि परिवार का एक व्यवसाय था और ये निश्चित था कि अगली पीढ़ी उसको संभालेगी। और ये ठीक भी था, रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता था, रोजगार की समस्या ही नहीं थी। आज क्या हो गया है, मुझे मेरी दृष्टि से मुझे जो अच्छा लगता है वो व्यवसाय करूंगा, मुझे जो ठीक लगता है, मेरी रुचि है उसमें व्यवसाय करूंगा। रुचि का निर्माण कैसे होता है? आसपास को देखकर रुचि का निर्माण होता है, और वो रुचि कब बदल जाती है ये भी पता नहीं चलता। बाद में लगता है कि ये फील्ड तो मेरे लिए नहीं था, एक समय आने के बाद लगता है कि ये फील्ड मेरे लिए नहीं था। तो जो परिवारगत जो व्यवसाय थे, उसमें एस्टेब्लिश होने के लिए कोई समस्या नहीं थी। आप एक स्तर पर आपका अध्ययन पूरा हुआ, आप परिपक्व हुए,
आप 25 वर्ष की आयु पूर्ण की, आपका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होना है और आपको व्यवसाय संभालना है। 25 से नहीं, 20 से ही व्यवसाय संभालना प्रारंभ हो जाता था। तो ये तो समस्या ही नहीं थी। आज की जो 35 वर्ष की जब बात करते हैं तो 15 वर्ष हो जाते थे उसको व्यवसाय करते करते। सर जैसे अभी आपने बात की डिवोर्स की, कि पहले के टाइम में डिवोर्स इतने होते थे, आज के टाइम में उनका रेशियो कितना बढ़ चुका है। तो आज के समय में शादी में और अपने करियर के बीच में सामंजस्य बैठाना इतना हार्ड क्यों है? वही बात है, आपका प्रश्न और ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं और जुड़े हुए हैं आपस में। आज अपने करियर को केंद्र में मानकर ही सारी व्यवस्थाएं होती है। करियर को भी क्या मान लिया है, वो आर्थिक रूप से सक्षम होने चाहिए, रोजगार की दृष्टि से वो रोजगार उनको होना चाहिए उनके पास, वो उसी को केंद्र में लेकर चलते हैं। और विवाह जो है वो जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। विवाह एक विषय रहता ही नहीं है युवा के लिए। विवाह उसके लिए एक बंधन जैसा होता है। क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण क्या है, वही दृष्टिकोण है, मुझे स्टेब्लिश होना है, मुझे आर्थिक रूप से सक्षम बनना है। अच्छी बात है, गलत नहीं है, मैं उसको अच्छा मानता हूँ, लेकिन करियर को समग्रता में देखना पड़ेगा। हमारी चिंतन क्या हो गया, एकांगी हो गया, हम एक ही तरफ से सोचते हैं, जबकि जीवन ऐसा कभी नहीं चलता, जीवन ऐसा चलता है। तो आपको इस दृष्टि से देखना पड़ेगा। आप विवाह को भी करियर में ही मानिए। ओके। आप विवाह को अलग से देखेंगे तब समस्या है। आप विवाह को करियर में मानिए ना, इसमें समस्या कहाँ है? आप उसको एक भाग मानिए। जब आप एक मानते हैं कि हाँ इस समय के बाद ऐसा करेंगे, ये डिग्री होने के बाद ये डिग्री करेंगे, उससे ये रोजगार मिलेगा, उससे ये रोजगार मिलेगा, उसको भी एक पूरे जीवन का एक भाग मानिए ना। क्यों नहीं मानते? हमारे यहाँ गृहस्थाश्रम को बड़ा एक आश्रम माना है और सारे आश्रमों का आधार माना है गृहस्थ आश्रम। बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम को ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास्त, ये जो आश्रम है, इन चारों आश्रमों का मूल जो माना है वो गृहस्थ आश्रम को माना है। कितना महत्वपूर्ण है, और हमने उसको एकदम दरकिनार कर दिया है। क्योंकि ये, और उसका बड़ा कारण क्या है? उसका बड़ा कारण है हमारी अर्थ केंद्रित जीवन दृष्टि, मनी माइंडसेट। हाँ, और वो मनी माइंडसेट केवल मनी माइंडसेट नहीं है। वो मनी माइंडसेट क्या है? वो कामना पूर्ति के लिए है। उसको केवल अर्थ केंद्रित नहीं कहेंगे, काम अर्थ केंद्रित जीवन दृष्टि हो गई है। अर्थ क्यों चाहिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, नया फोन चाहिए, नई व्यवस्थाएं चाहिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्थ चाहिए। तो काम अर्थ केंद्रित जीवन हो गया है, जबकि पहले जीवन क्या था? धर्म केंद्रित जीवन था। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। 4 पुरुषार्थ और 4 आश्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जीवन दृष्टि का अंतर है। बात वहीं आएगी, भारतीय जीवन दृष्टि और पाश्चात्य जीवन दृष्टि। आप जब भारतीय जीवन दृष्टि से बात करेंगे तो आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है और आपके पुरुषार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। आप धर्म केंद्रित जीवन दृष्टि से जिएंगे ना, अर्थ बहुत महत्वपूर्ण माना है हमने, पुरुषार्थ में लिया है ना उसको, काम को भी पुरुषार्थ में लिया है। तो अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म आधारित होना चाहिए अर्थ। काम कैसा होना चाहिए? धर्म आधारित होना चाहिए। और जब ये तीनों एक साथ सदे हुए होंगे ना, तो मोक्ष अपना आप मिल जाएगा। मोक्ष अलग से प्राप्त करने की कोई वस्तु नहीं है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये त्रिवर्ग है, त्रिवर्ग और अपवर्ग। तो 3 वर्ग कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम, और अपवर्ग मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ हमारे इस दृष्टि से, हम इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो समस्या नहीं होगी। हमारी दृष्टि अगर वही होगी ना, तो समस्या होने वाली है। सर जैसे अपने पार्टनर्स को सेलेक्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो मेल है या चाहे फीमेल है, दोनों में क्या ऐसे कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं उसमें। मैंने एक उल्लेख किया था विवाह संस्कार के अकॉर्डिंग। हाँ, विवाह संस्कार की जब बात करें, मैंने उल्लेख किया था वर वधु चयन का, विवाह संस्कार पूर्व तैयारी। अब हम उस वर्ग को ऐसा नाम देते हैं, विवाह संस्कार पूर्व तैयारी जी। तो ये जो पूर्व तैयारी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार की दृष्टि से भी और लड़के लड़की की दृष्टि से भी। एक
हमारी बातचीत चल रही थी तब मैंने एक गोत्र का उल्लेख किया था। डीएनए, डीएनए उसको आजकल डीएनए कहते हैं, गोत्र और उससे डीप की बात करता है। ये जो अंग्रेजी शब्द जो है वो हिंदी के पर्यायवाची नहीं हो सकते। ओके। तो डीएनए गोत्र नहीं हो सकता। मैंने वो कहने के लिए जो समझ सके इसीलिए उसके लिए कहा था। गोत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी विवाह किया जाता है तो गोत्र देखना सबसे पहला काम होना चाहिए। ओके। आप समान गोत्र में नहीं करना, आप अपने उसी गोत्र में करेंगे तो बहुत समस्याएं होंगी। और इसमें केवल हमारे शास्त्र नहीं कहते हैं, हम आज की जो जिसको आप तथाकथित मॉडर्न कहते हैं, वो मॉडर्न जब गोत्र नहीं देखती है तो उसकी बहुत समस्याएं होती है। आज के जो पश्चिमी देश हैं, स्विट्जरलैंड की एक घाटी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वहाँ ऐसी परंपरा है कि वो एक ही गोत्र में विवाह करते हैं। अच्छा। तो वहाँ की जो अधिकतम जनसंख्या है वो विकृत पैदा होती है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ऐसा मेरे पास डेटा है, मैं आपको एक पुस्तक में बताऊंगा, तो आप जब देखेंगे उसमें तो उसमें ऐसा हो रहा है जब एक ही गोत्र में विवाह करते हैं। तो स्वगोत्र विवाह जो है वो इतना खतरनाक है। तो पहले गोत्र देखना है आपको जी। पिंड भी देखना है, पिंड उसके और अंदर की बात है। कुटुंब, आजकल कुटुंब में भी विवाह हो जाता है ना, एक ही परिवार में हो जाता है। मैंने उल्लेख भी किया था मेरे मित्र का, एक ही कुटुंब तो एक ही है ना उनका, एक ही कुटुंब में हो जाता है, तो वो और भी खतरनाक है। तो कुटुंब गोत्र भी देखना है, पिंड भी देखना है, यानी उनके नाना नानी दादा दादी एक ही ना हो, है ना। जिनका एक ही होगा तो फिर समस्या होगी। गोत्र भी देखना है, पिंड भी देखना है, ये भी देखना है। फिर आर्थिक रूप से भी देखना है, परिवार आर्थिक दृष्टि से भी ठीक है, संपन्न है, व्यवस्थित है, ये भी देखना है। सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है ये भी देखना है, नैतिक रूप से कैसा है ये भी देखना है, और सबसे बड़ी बात आयु भी देखनी है और कुंडली भी देखनी है। ज्योतिष विज्ञान भी है। जब हम वर वधु का चयन करते हैं तब ज्योतिष का भी बहुत महत्वपूर्ण वो रोल है। ज्योतिष देखना चाहिए। जो हम 36 गुणों की बात करते हैं वो 36 गुण बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं ज्योतिष नहीं हूँ, उस पर बहुत विस्तार से और उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन ये 36 गुण बहुत महत्वपूर्ण है। कितने गुण मध्य होते हैं, कितने निम्न होते हैं, कितने जब गुणों का मिलते हैं तो निम्न माने जाते हैं, कितने मध्यम माने जाते हैं और कितने उच्च माने जाते हैं, है ना। तो ये ज्योतिष का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है जब वर वधु का चयन होता है। और आयु उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आयु का अंतर जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, किस आयु में होना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके गुणों में समत्व नहीं होना चाहिए। समत्व कैसे? गुण समान नहीं होने चाहिए। प्रकृति ने पुरुष के और स्त्री के गुण अलग अलग किए हैं। स्त्री के गुण सौम्यता है, करुणा है, दया है। पुरुष के गुण अलग हैं। पुरुष थोड़ा सख्त है, पुरुष धैर्यशाली है, सहनशील ज्यादा है। तो अलग अलग गुण हैं, और भी बहुत सारे गुण हैं, दोनों में अलग अलग गुण हैं। वो दोनों में समान गुण नहीं हो सकते। आज दोनों की समानता की बात बहुत होती है, स्त्री पुरुष समानता की बात होती है। स्त्री के गुण पुरुष में नहीं हो सकते, पुरुष के गुण स्त्री में नहीं हो सकते, और होने भी नहीं चाहिए। जब ये समान होने लगता है तब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आज समाज में एक बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, ये नपुंसकता की। दूसरी समस्या हुई है संतान उत्पत्ति होती नहीं है। जी, बहुत टाइम लगता है ना। आप उसको अंग्रेजी में कुछ कहते हैं इनफर्टिलिटी, है ना। ये बड़ी समस्या है। तो ये समस्या क्यों हुई है? क्योंकि ये गुणों में समानता होने लगी है। स्त्री और पुरुष एक जैसा होने लगे हैं। जब स्त्री और पुरुष एक जैसा, स्त्री में पुरुष के गुण और पुरुष में स्त्री के गुण जब होने लगते हैं तब ये बहुत बड़ी समस्या होती है। आप देखिए ना, आज से 10 साल पहले IVF सेंटर कितने थे? सर, मैंने तो बहुत लेट सुना IVF सेंटर का, मेरे बचपन में किसी का। और आज भरमार है IVF सेंटर की। हर जगह देखेंगे, हर हॉस्पिटल में एक IVF जो है वो एक स्पेशल यूनिट बन चुकी है। जी। क्यों बनी है? ये दृष्टिकोण जब हुआ है, आप देखेंगे पुरुष और महिलाओं के रंगों में भी अंतर नहीं बचा है। पुरुष और महिलाओं के रंग एक जैसे हो गए हैं, जबकि पुरुषों के रंग एक अलग तरीके से थे। पुरुष का चिंतन रंगों के प्रति एक अलग था, महिलाओं के रंग अलग थे। आज पुरुष और महिलाओं के कपड़े एक जैसे हो गए हैं, हुए ना जी। तो ये समस्या समानता की नहीं है,
जो प्रकृति जनक जो व्यवस्था बनाई है वो अंतर होगा। और स्त्री श्रेष्ठ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम क्या करते हैं, समानता का नजरिया नहीं करते हैं, हम समानता की बात नहीं करते। हम कहते हैं कि स्त्री पुरुष से कम नहीं है, हमने पुरुष को केंद्र में ला दिया है। हम ये कहते हैं पुरुष के बराबर है, तो पुरुष मुख्य हो गया, उसके बराबर होना है स्त्री को, है ना। तो पर ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के गुण अलग अलग हैं और दोनों का महत्वपूर्ण रोल है, दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि स्त्री अलग है और पुरुष अलग है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो समानता के जो गुण की बात हुई है ना, ये बहुत बड़ी समस्या हुई है। ये समानता के गुण नहीं होने चाहिए। पुरुष और स्त्री के जो पहनावा है ये बदल चुका है, दोनों एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं। पुरुषों के रंगों को आप जब देखेंगे ना, ऐसे फूल गुलाबी, फूलों वाले कपड़े, गुलाबी कपड़े, ये ऐसा चयन हो गया है। स्त्रियां पुरुषों के जैसे कपड़े पहनती ही हैं। तो इससे जो है वो धीरे 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 हार्मोनल, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ये होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये समानता भी नहीं होनी चाहिए। ये स्त्री के गुण होने चाहिए और पुरुष के गुण होने चाहिए। ये भी जब विवाह करते हैं तब ये भी देखना होता है। विवाह कोई सामान्य नहीं है, मैंने देखा, मुझे पसंद आ गया और मैंने विवाह कर लिया, इसका फिर भुगतान करना ही पड़ता है आपको। इसीलिए विवाह जो है, इसीलिए संस्कार का है, परिवारों का कहा है। परिवार जब देखते हैं, जब चिंतन करते हैं, वो बहुत उसको सोच समझ कर करते हैं। और परिवार जब करते हैं बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। इसके साथ एक कहानी जुड़ी है, मैं आपको उस कहानी के साथ बात पूरी करूंगा, इस प्रश्न उत्तर को। परिवारों को देखना चाहिए। जब हमने ये कहा, उसके पूर्वजों को देखना चाहिए, ये भी हम कहते हैं। उसके पूर्वज कैसे थे, उसके परिवारों का उनका कैसा रहा है, नैतिकता कैसी रही है उसके परिवारों की, ये क्यों कहते थे। एक सेठ था, उसके 3 लड़के थे। 2 लड़कों का विवाह सेठ जी ने परंपरा से, जो जिसकी हम बात कर रहे थे, उस दृष्टिकोण से उन्होंने उनका विवाह किया। तीसरा जो बेटा था वो अपनी माँ का लाडला था। तो सेठानी ने कहा कि अब 2 में आपने अपनी चलाई है, तीसरा बेटे का विवाह मैं अपनी तरीके से करूंगी। ठीक है। सेठानी जी जो है वो मंदिर जाती थी हमेशा। मंदिर में एक सुशील कन्या आती थी, सुंदर सुशील कन्या थी। वो उसको देखती थी और वो उसको बहू के रूप में देखने लग गई थी। तो फिर अपने दोनों बेटों को और बहुओं को दिखाया कि भाई मैं इसको अपनी बहू के रूप में देख रही हूँ, छोटे बेटे के लिए देख रही हूँ। उनको भी पसंद आ गया और उन्होंने भी वहाँ बात करनी शुरू कर दी। सेठ जी को कहा कि भाई वो फलाने सेठ की बेटी है और हम उसके विवाह की बात करेंगे। तो सेठ जी ने मना किया कि नहीं, वो नहीं करना है आपको। नहीं, हम आपको बताने के लिए कहा है, हम आपकी बात सुनेंगे नहीं, विवाह वहीं करेंगे, आपको केवल बताया है। सेठ जी ने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। विवाह संपन्न हो गया। कुछ समय के बाद सेठ जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। चिकित्सक ने कहा उनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, उनकी चिकित्सा यहाँ नहीं हो सकती, आपको शहर के किसी बहुत बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, चिकित्सालय में ले जाना पड़ेगा और वहाँ बहुत पैसा खर्च होगा। तो जितना परिवार में जितना पैसा था वो सारा इकट्ठा कर लिया, जितने गहने थे वो सारे इकट्ठे कर लिए। बहुओं ने अपने सारे गहने लाकर दे दिए अपने पतियों को। छोटी बहू को भी कहा, जिसका विवाह सेठानी ने अपनी पसंद से किया था, छोटी बहू को भी कहा कि भाई आप भी अपने गहने लाकर दे दीजिए, सारा धन, क्योंकि शहर में कितने पैसे लगेंगे कुछ पता नहीं है। उसने मना कर दिया अपने पति को कि भाई मैं अपने गहने, अपना स्त्री धन कुछ भी नहीं दूंगी, आपके पिता कल मरते आज मर जाए। अच्छा। तो ये जब पुत्र ने सुना तो उसको गुस्सा आया और उसने उस पर हाथ उठा दिया। जब हाथ उठाया तो वो पत्नी दौड़ी और कुएं में कूदने के लिए। ओके। वहां कुएं पर 2 व्यक्ति पहले से थे, उसने उनको रोक लिया कुएं में कूदने से। तो ये सब जब देखा परिवार ने कि कुएं पर जब कूदने गई तो 2 व्यक्ति वहां पहले से खड़े थे, उसने रोक लिया, ये क्या था। तो सेठ जी ने कहा ये सारा कार्यक्रम मेरा था, ये मैंने ही किया था। अच्छा। क्यों किया था, ये बताने के लिए कि मैं क्यों मना कर रहा था। मुझे पता था कि वो लड़की इसी कुएं में जाएगी और यहाँ कूदेगी, क्योंकि इसकी नानी ने भी आत्महत्या की थी इसी कुएं में कूदकर। ठीक है। और उसकी माँ ने भी इसी कुएं में कूदकर आत्महत्या की थी। ओके। तो परिवारों से जो संस्कार आते हैं, परिवारों से जो परंपराएं आती है, वो पीढ़ी में जाती है। इसीलिए हम परिवारों को देखकर विवाह करते थे, लड़के और लड़की को देखकर नहीं। और गुणों का जब बात कर रहे हैं तो पुरुष के जो है, पुरुष परिवार के
वो 14 पीढ़ियों के गुण अगली पीढ़ी में आते हैं, और माता की तरफ से 5 पीढ़ियों के गुण उसमें आते हैं। अच्छा। तो ये एक पीढ़ी का या एक परिवार का नहीं है, ये कितने कुटुंबों का एक साथ जुड़ाव है। तो ये इतने गुण एक साथ आते हैं, इसीलिए हम परिवारों को देखकर विवाह करते थे, उसके परिवार को देखकर, उसके कुटुंब को देखकर। ये सारी चीजें जब हम वर वधु चयन करते हैं तब इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सर जैसे आपने एक चीज़ कही थी पहले कि आजकल के टाइम में जैसे लड़कों का लड़कियों का स्किन में भी डिफरेंस है, बात करने में भी डिफरेंस है, पहले के मामले में उनके पहनावे में, चाल चलन में भी डिफरेंस है। उसके बारे में सर आप थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे? कैसे, किस संबंध में? जैसे आपने बोला ना। हाँ, उनका अंतर है बिल्कुल पहनावे में। अब अंतर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ अंतर नहीं रहा, अंतर होना चाहिए चिंतन में भी। और जैसे आपने स्पेशली कहा था कि लड़कियां हैं जो लड़कों की तरह पहनावा कर रही है, हाँ, और जो लड़के हैं वो लड़कियों की तरह पहनावा कर रही है। बिल्कुल। इस पर आप थोड़ा सा ये आप जब ये हुआ क्यों है? कुटुंब में शिक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ये हमारे परिवारों में पहले हुआ करता था। आज कुटुंब में शिक्षा जो है वो खत्म हो चुकी है। हम अपनी पहली पीढ़ी से सीखते थे, आज कुटुंब बचे ही नहीं है। आज संयुक्त परिवार है ही नहीं, एकांगी परिवार है, और अगर है तो माता पिता अलग रहते हैं और बेटा बहू अलग रहते हैं। तो जो एक परिवार से जो नई पीढ़ी है अपनी पुरानी पीढ़ी से जो सीखती थी वो तो खत्म हो चुका है, वो नहीं हो रहा है। एक बड़ा कारण ये है। दूसरा कारण क्या है? शिक्षा जो है वो समाज में भी होती है, लोक में भी होती है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सब जगह शिक्षा होती है। पुनरुत्थान विद्यापीठ जहाँ से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो ये मानता है शिक्षा सार्वत्रिक है, शिक्षा सब जगह है और शिक्षा आजीवन चलती है। तो सार्वत्रिक शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं ना, तब शिक्षा फिल्मों में भी है, शिक्षा यूनिवर्सिटी में भी होती है। जो फिल्मों से जो हमने कल्चर लिया है ना, वो कल्चर ही यहाँ तक पहुँचा है। तो सर इस पहनावे से हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ केवल इस पहनावे जो महिलाएं पहनती हैं उसमें तो निश्चित रूप से होता है, जो पुरुषों के पहना, पुरुष भी जो पहनावा पहन रहे हैं उसमें भी होता है। आप देखिए, आप उसको चेक करना, आप विज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो जींस जो है, जब जींस पहनी जाती है तो उस समय शरीर का तापमान कितना रहता है जी, और शुक्राणु को और अंडाणु को कितना तापमान चाहिए होता है, वो कितने तापमान में व्यवस्थित रहते हैं। आप ये देखिएगा जी, 35 डिग्री से ज़्यादा जब तापमान होने लगता है शरीर का, तो फिर जो है वो शुक्राणु और अंडाणु वो धीरे 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 कम होना, उनकी गुणवत्ता कम होने लगती है सामान्य। और हम कहाँ रह रहे हैं? उष्णकटिबंधीय देश में, जहाँ पहले से गर्मी। आप 3 महीने 4 महीने अधिकतम सर्दी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। 8-9 महीने आप गर्मी में रहते हैं जी। उस गर्मी में फिर आप जींस पहनते हैं, फिर वो और गर्मी बढ़ाती है कहीं भी, और उसमें भी आप क्या पहनते हैं? स्किन टच, कहीं भी हवा जैसी कोई बात नहीं। तो वो जो और टेम्परेचर को बढ़ाएगी। तो ये हार्मोनल डिसेबल नहीं होगा क्या? समस्या नहीं होगी क्या? होगी। तो होगी ना, ये बड़ी समस्या है। पहनावा जो था वो हमने भारतीय पहनावा पहनते हैं, तो भारतीय पहनावा पजामा जो था, वो धोती जो थी वो ऐसा ही नहीं था, वो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार था। अभी तो सब समान हो गया है, पूरा विश्व एक हो गया है, सभी विश्व की जो है सभी सभ्यताएं एक हो गई है। तो जब इतनी समानता होगी ना, तो इतनी असमानताएं तो होंगी ही, इतनी समस्याएं तो होंगी ही। सर जैसे इसको ही अपने थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेते हैं। आपने LGBTQ+ टर्म सुनी है कभी? गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इसके बारे में सर, जैसे मॉडर्न कल्चर है, हाँ, उसका आप सीधा पश्चिमी कहिए ना उसको तो। हाँ, वेस्टर्न कल्चर है। हाँ, उसमें जैसे मेल है वो मेल के साथ इंटरेक्शन करते हैं, फीमेल है वो फीमेल के साथ इंटरेक्शन करती है, और कई कंडीशन में एक से ज़्यादा पार्टनर भी होते हैं एक टाइम में। तो इसके बारे में सर आपके क्या विचार? सीधा है, ये मनोविकृति है। मनोविकृति, निश्चित। इसको आप थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे? आप अगर देखें, हमारे यहाँ प्रकृति और पुरुष जी, ये 2 संज्ञाएं हैं जी। पुरुष और पुरुष संज्ञाएं हैं क्या? नहीं। जब
सृष्टि का निर्माण हुआ था, तब ईश्वर ने जब निर्माण किया सृष्टि का अपने में से, हम भारतीय अपने में से ही सृष्टि का निर्माण किया और उसी में वो व्यक्त हो गया। और उस समय उसने दो निर्माण किए, पुरुष और प्रकृति, ये दो संज्ञाएं हैं। और उपनिषदों में और दूसरे शास्त्रों में अलग अलग उसको नाम दिए हैं, लेकिन मूल रूप से पुरुष और प्रकृति है जी। तो जब ईश्वर ने निर्माण किया पुरुष और प्रकृति के मेल से, है ना, आगे जो बढ़ेगी, जो व्यवस्थाएं बढ़ेगी, वो पुरुष और प्रकृति के माध्यम से बढ़ने वाली है। तो पुरुष और प्रकृति के माध्यम से बढ़ेगी ना, पुरुष और पुरुष के माध्यम से थोड़ी बढ़ेगी, प्रकृति और प्रकृति के माध्यम से नहीं बढ़ेगी। तो ये स्पष्ट रूप से मनोविकृति है। और इसको बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, और विशेष रूप से भारत में क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहाँ संस्कृति बहुत उच्च स्तर की रही है ना। भारत को तोड़ना कैसे है, भारत की सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना कैसे है, भारत की कौटुंबिक व्यवस्था को तोड़ना कैसे है, ये यहाँ फैलाया जा रहा है मनोविकृत रूप से। सर ये तो मनोविकृत हो गया, आप बताना है जो। पर सर जैसे ट्रांसजेंडर है, आप समझ रहे हैं ट्रांसजेंडर, तो उनको भी सर इसी लाइन में ले लिया, क्या ये चीज सही है? कैसे इस लाइन में कैसे ले लिया उनको? लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर तो सर बाई बर्थ होता है, हाँ ठीक है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो तो बाई बर्थ है। उनको भी सर इसी लाइन में ले लेना, क्या ये सही है? ये मनोविकृति है, उसको सीधे सीधे रूप से मनोविकृति मानेंगे। ये हमने उसको अलग रूप में देखा है ना, हमारे यहाँ उसका भी बड़ा स्थान है जी। हमने उसको निचले स्तर पर नहीं माना कभी भी, है ना। हमने उसको कहीं दोयम दर्जे का नहीं माना है, कहीं कहीं हमारी उसकी पूजा भी होती है ना। तो हमने उसको दोयम दर्जे का नहीं माना। समाज में हर व्यवस्था का एक स्थान बनाया है, परिवार में। जैसे हमारे इधर किन्नर तो पूजनीय है, हाँ बिल्कुल। तो हमारे यहाँ सबका स्थान है और व्यवस्थित स्थान है समाज में, कहीं उसको दोयम दर्जे का या अलग से उसको नहीं माना है। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये व्यवस्था उनकी है जिन्होंने किसी भी व्यवस्था को कुछ नहीं माना है, अपनी कामना पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और उसका भुगतान समाज को करना पड़ता है। आप सोच कर ही देखिए ना, सामान्य व्यक्ति जो है, मैंने इसलिए मनोविकृति कहा है, सामान्य व्यक्ति इस संदर्भ में कभी सोच सकता है क्या पुरुष और पुरुष के बारे में? सामान्य व्यक्ति, मैं पढ़े लिखे की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सामान्य व्यक्ति, गांव का भी व्यक्ति पुरुष पुरुष के संदर्भ में बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या कहेंगे उसको? मनोविकृति कहेंगे ना। मारवाड़ी में और गांव में क्या कहेंगे? गेलो क्यों कहेंगे ना। तो ये सीधी सीधी मनोविकृति है, इसके ज्यादा उससे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो षड्यंत्र पूर्वक किया जा रहा है, इसको रोकने की बहुत आवश्यकता है, इसका विरोध करने की आवश्यकता है। और युवाओं को तो इसका विरोध करना ही चाहिए, स्पष्ट रूप से आगे आकर विरोध करना चाहिए। इससे आगे आने वाली पीढ़ी पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। सर जैसे मैं फिर से पूछना चाहूँगा, जो मेरे अंदर का क्वेश्चन है वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ये जो टर्म है LGBTQ+, ये हमारी नहीं है, हमारे इधर सिर्फ किन्नर है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। वेस्टर्न कल्चर ने क्या किया, LGBTQ बना दिया उन्होंने। मर्द मर्द जो आपस में करते हैं उनको, महिला महिलाएं जो आपस में करती है, जो बाई बर्थ किन्नर, जो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको भी इसी लेवल पे ले आए। और हमारे लिए, हमारे समाज में जबकि किन्नर पूजनीय है, तो ये गलत नहीं है उनके साथ? निश्चित रूप से ये पूरी व्यवस्था ही गलत है, आप इसको कभी भी ठीक नहीं कह सकते। उनका दृष्टिकोण ही गलत है ना। वो अपने यहाँ क्या करते हैं, किस रूप में करते हैं, वो अलग व्यवस्था है। जब हम भारत की बात करेंगे ना, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। उनकी कुछ भी व्यवस्था अपनी अपनी जीवन दृष्टि के अनुसार कुछ भी व्यवस्था होगी, हम उसको सही गलत नहीं कहेंगे। लेकिन जब भारत की बात करेंगे तो भारत की जीवन दृष्टि के आधार पर ही देखा जाएगा। भारत की जीवन दृष्टि में कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है, इसको मनोविकृति ही कहा गया है। तो ये स्पष्ट रूप से मनोविकृति है और इसको और कुछ नहीं कहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं है। और जब इसकी रैली निकलती है बीच बाजार में, जिसे प्राइड रैली कहते हैं, और ये कम्युनिटी है, ये इस चीज़ को लेके काफ़ी प्राउड फील करती है कि हम पब्लिकली हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम ये इस तरीके से सोचते हैं। हम जैसा देखते हैं ना, हाँ, उतना होता नहीं है जी। जितना सामान्य जिन चीज़ों को देखते हैं कि हाँ उसकी रैली निकाली जा रही है, ये सब किया जा रहा है, ये कुछ एक समुदाय बन गया होगा, ये समुदाय बना नहीं है। उसके पीछे की जो विचारधारा है, ये वो सब करवाती है, जो भारत की सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का जो प्रयास करती है,
जो भारत को भारत देखना नहीं चाहती है, जो भारत को जो है वो पश्चिम की दृष्टि से ही देखती है, और वो उसी दृष्टि से भारत की संस्कृति को नष्ट करना चाहती है, ये वे लोग हैं जो उसके पीछे हैं। और आप जब देखेंगे, केवल इतना ही नहीं, ये जो जिसको प्राइड रैली और ये जब ये निकालते हैं, इतना ही नहीं, अब यूनिवर्सिटी में और भी हग डे मनाया जाता है, किस डे मनाया जाता है। ये क्या है? ये षड्यंत्र पूर्वक हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयास है। तो हमारे जो युवा हैं, जो राष्ट्र को मानते हैं, जो भारत को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, उनका नैतिक दायित्व बनता है इन सब का विरोध करें, स्पष्ट रूप से आगे आकर विरोध करें। ये उनको अपने लिए भी करने की आवश्यकता है, समाज के लिए तो है, धर्म के लिए तो है ही, लेकिन वो अपने लिए भी बहुत अच्छा करेंगे जब इनका विरोध करेंगे। तो सर, जो लंबे टाइम से इस चीज़ में है, जो आपने एक शब्द यूज़ किया था, आपने किया था ना, जो मतलब मनोविकृत, मनोविकृति। तो अब इसे सुधारा कैसे जाए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आप सुधार की बात करें, अभी तक हम समस्या की बात कर रहे थे, अब जी। सुधार की बात पर आए। ये सारा विषय जो है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। जी। हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था पर ही टिकी थी, और हमने शिक्षा को भी बहुत सीमित कर दिया है। हमने शिक्षा को क्या माना है? विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। शिक्षा का मतलब इतना ही है, जबकि शिक्षा कहाँ है? शिक्षा इन एकेडमिक व्यवस्थाओं में भी है, विद्यालय में भी है, महाविद्यालय में भी, यूनिवर्सिटी में भी है, कुटुंब में भी, समाज में भी है। तो समाज और कुटुंब में जो शिक्षा है उसको हमने दरकिनार कर दिया, उसको हमने माना ही नहीं है कि शिक्षा होती है क्या, जबकि शिक्षा आजीवन चलने वाला विषय है। तो आजीवन जब चलने की हम बात करते हैं तो कॉलेज में तो कब कितने वर्ष का जाएगा? 5, विद्यालय में 5 वर्ष का जाता है आज की आयु में, 5 वर्ष का जाएगा। आज तो और भी कम हो गया, पैदा होते ही भेज देते हैं 2-2.5 साल में, जी। है ना। लेकिन 5 वर्ष माने, 5 वर्ष से लेकर वो 25 वर्ष तक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जाएगा। कितने? 20 वर्ष। 20 वर्ष। सामान्य आयु माने हम आज की 80 वर्ष। जी। ठीक है, 100 वर्ष हमने माना है भारत में, लेकिन 80 वर्ष मानते हैं। जी। तो 60 वर्ष वो कहाँ जाएगा? और शिक्षा तो हम कहते हैं भारत में, जब कहते हैं तो शिक्षा जो है वो गर्भ से पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। तो वो गर्भ से पहले की शिक्षा, और जब वो विद्यालय जाएगा उस तक की शिक्षा, और विश्वविद्यालय से जब वापस आएगा वहां से लेकर वृद्धावस्था तक की शिक्षा, वो कहाँ होगी? कुटुंब में होगी। तो ये जितना सबसे ज्यादा समय जो कुटुंब का है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। हमने माना ही नहीं है कि कुटुंब में शिक्षा की कोई व्यवस्था होती है क्या। तो इसको वापस स्थापित करने की आवश्यकता है। कुटुंब में शिक्षा और कुटुंब की शिक्षा, इसको स्थापित करने की आवश्यकता है। गर्भ से लेकर, गर्भ से पहले से लेकर, मैंने जब कहा ना विवाह संस्कार की पूर्व तैयारी, वहां से लेकर वर वधू चयन से लेकर, यहाँ से लेकर और वृद्धावस्था तक की शिक्षा होती है कुटुंब में। और आज के समय में कैसे करनी चाहिए, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज युवा केवल समस्या नहीं बची, आज वृद्ध भी समस्या हो गए हैं। हो गए या नहीं हो गए हैं? हो गए। वृद्ध अपने लिए ही समस्या हो गए हैं। परिवार के लिए है या नहीं है वो तो अलग विषय है, अपने लिए हो गए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनको क्या करना है पता ही नहीं है, उनको अपना जीवन कैसे जीना है पता नहीं है। जी। गृहस्थ में कैसे जीवन जीना होता है, ये गृहस्थ में जो रहने वाला है पति पत्नी, उनको कैसे रहना है ये पता नहीं है। पति का दायित्व क्या है, पत्नी का दायित्व क्या है पता नहीं है। दादा दादी को भी अपना दायित्व पता नहीं है। और उससे पहले किशोर अवस्था में कैसे रहना चाहिए, युवा अवस्था में कैसे रहना चाहिए, बाल अवस्था में, शिशु अवस्था में, ये सारी अवस्थाओं में रहना कैसे है ये किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि पहले क्या था, पहले इस सब की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। पहले हम पिछली पीढ़ी से सीखते थे। परंपरा में केवल व्यवसाय नहीं मिलता था, परंपरा में शिक्षा भी मिलती थी। तो वो पिछली पीढ़ी से हमें मिलता जाता था। परिवार में हम देखते थे, सब चीज़ें सीखते थे, धीरे धीरे सभी चीज़ें बहुत आराम से। उसके लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो टूट चुका है। वो कुटुंब की जो व्यवस्था थी वो छिन्न भिन्न हो चुकी है। आज पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। कुटुंब में शिक्षा को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। ये समस्या वहाँ से है। तो कुटुंब की शिक्षा को इस दृष्टि से देखना है, आजीवन दृष्टि से। तो पूरी शिक्षा गर्भ से पहले से लेकर और वृद्धावस्था तक की, इस शिक्षा को देखने की आवश्यकता है। और फिर
सबसे दूसरा पहलू जो है शिक्षा का, लोक शिक्षा, लोक में शिक्षा, जो समाज में जो शिक्षा है, और उसमें ये जो टीवी है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। आज जिसको आप सोशल मीडिया कह रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। हमारे जो साधु संत हैं, ये लोक शिक्षा का बहुत बड़ा काम करते थे, उनका बहुत बड़ा रोल है आज की शिक्षा में। कथावाचक ये बड़ा रोल निभाते थे, उनका बड़ा रोल है। तो शिक्षा इतने समग्र रूप में देखने की आवश्यकता है। आपको लोक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, टीवी ने कितना बड़ा रोल निभाया है, कितने बड़े विमर्श सेट किए हैं टीवी ने, कुटुंब कैसा होना चाहिए, कितने बड़े विमर्श हैं। बहुत सारी फिल्में आप देखेंगे कुटुंब को तोड़ने के लिए बनी है, इतने बड़े विमर्श सेट किए हैं। आपने देखा होगा, बहुत सारे टीवी चैनलों में देखा होगा, पंडित जो होगा वो बदमाश होगा और वैसा जो होगा वो अच्छा होगा। ये विमर्श नहीं था क्या? ये किसने सेट किया? टीवी ने किया। एक फिल्म आई थी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक उसमें बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उसमें उनके बच्चे उनका ध्यान नहीं रखते थे। फिर बाद में उन्होंने जो है बच्चों ने पति पत्नी को अलग कर दिया और उनको अलग कर दिया, और फिर बाद में वो मिले तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी संपत्ति अपने पास रखो, कभी बच्चों को मत दो, बच्चों के साथ। तो ये क्या था? ये विमर्श सेट करना नहीं था क्या? आप अपने परिवार में अपने बच्चों के प्रति अविश्वास पैदा कर रहे हैं। बागबान, हाँ जी, हाँ, अविश्वास पैदा कर रहे हैं। आपने अविश्वास पैदा नहीं किया क्या? जबकि हमारे परिवारों में, कुटुंब में क्या था, एक समय आने के बाद पिता अपने गल्ले की चाबी जो था, दुकान की गल्ले की चाबी बेटे को सौंप देता था कि तुम्हें सौंपना है और तुम्हें ही देखना है। और वो इतना आश्वस्त होता था क्योंकि पूर्व पीढ़ी से संस्कार ऐसे मिले थे, वो उसको आश्वस्त था कि उसको जो बुढ़ापा होना है, उसकी वृद्धावस्था होनी है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी उसको। वो सौंप देता था निसंकोच। सास भी अपनी अलमारी की चाबी जो थी वो बहू को सहर्ष सौंप देती थी, इसी भाव से। उसने कभी चिंता नहीं की कि जो मेरा गहना है, मेरा स्त्री धन है, मेरे पास रहे या ऐसा रहे, कभी नहीं सोचा उन्होंने। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो आश्वस्त थी कि संस्कार ऐसे ही है। इसीलिए कुटुंब में शिक्षा जो है और कुटुंब की शिक्षा, उस पर ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता है। और पुनरुत्थान विद्यापीठ इसको लेकर बहुत सजग है और उस पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम कर रहा है, कुटुंब की शिक्षा पर और लोक शिक्षा पर, इन दोनों विषयों पर काम कर रहा है। एकेडमिक पर तो काम कर ही रहा है, लेकिन कुटुंब की शिक्षा और लोक शिक्षा, इन दोनों विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। तो सर, जैसे पहले जो इंस्टीट्यूशन थे जिनको हम गुरुकुल कहते हैं, उनमें और आज के जो वर्तमान में स्कूल्स हैं, उनमें भी फर्क है? बहुत अंतर है। मैं बहुत ज़्यादा उस पर विस्तार से नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत अपने आप में ही एक अलग विषय है पूरा। लेकिन जो अंतर की बात करें तो वो जीवन दृष्टि का अंतर है। जीवन दृष्टि का कैसे? आज के जो विद्यालय हैं वो क्या है, वो कस्टमर वेंडर सिस्टम है। है ना? ग्राहक और दुकानदार। आप फीस भरेंगे तो आपका एडमिशन होगा, उसके अलावा एडमिशन नहीं होगा। दूसरा, शिक्षक, सरकारी अगर विद्यालय की बात करें तो शिक्षक जो है वो सैलरी के आधार पर काम करता है। शिक्षक को अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो वो नहीं पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा सकता, ऐसी व्यवस्था बन चुकी है। तो ये सारी व्यवस्था अर्थ केंद्रीय हो चुकी है जी। जबकि हमारे यहाँ गुरुकुलों में, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा, चिकित्सा और पकाया हुआ भोजन कभी बेचा नहीं गया है। उसको कभी बेचा नहीं गया, उसको अर्थ के आधार पर कभी नहीं किया गया है, अर्थ व्यवहार के आधार पर कभी नहीं किया गया है। हमारे यहाँ शिक्षा जो थी हमेशा निःशुल्क थी। अर्थ निरपेक्ष शिक्षा की बात होती थी, अर्थ केंद्रित कभी नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो शिक्षक थे वो भूखे मरते थे। व्यवस्थित रूप से समाज उसका पोषण करता था, समाज उसकी व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था करता था जी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है, इनमें बहुत अंतर है। ये सबसे बड़ा अंतर है। जब कस्टमर वेंडर जब सिस्टम हो जाता है तब वहाँ शिक्षा नहीं बचती, वहाँ शिक्षा नहीं होती, वहाँ केवल पाठ्यक्रम बच जाता है, वहाँ केवल डिग्री बच जाती है। और गुरुकुलों में जब हम बात करते हैं तो परंपरागत व्यवस्था होती है, गुरु शिष्य की परंपरा होती है और अर्थ केंद्रीय व्यवस्था नहीं होती। वहाँ ज्ञान केंद्र में रहता है, वहाँ डिग्री केंद्र में नहीं रहती, वहाँ पाठ्यक्रम केंद्र में नहीं रहता। तो ये दो महत्वपूर्ण अंतर है और अगर विस्तार से बात करेंगे तो इस पर बहुत बातें की जा सकती है। जैसे एक हाल ही में स्पेशली गर्ल्स में एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, सेल्फ डिपेंडेंट। जब वे अपना खुद का पालन पोषण करने में सक्षम हो जाती हैं, जॉब लग जाती है,
तो एक टर्म वे खुद के लिए यूज करते हैं कि वे सेल्फ डिपेंडेंट है, और उस स्थिति में वे शादी करने से थोड़ा सा बचती हैं या करना नहीं चाहती, या परिवार से समाज से दूर भागती हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? बड़ा कारण वही है, ये जो सेल्फ डिपेंडेंट है ना, उन्होंने अपने आप को बहुत संकुचित मान लिया है। जी। जबकि स्त्री जो है वो केवल एक ही दृष्टि से वो नहीं है, उसकी समग्रता में है। स्त्री की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। जी। और समस्या क्या है, उन्होंने तुलना पुरुषों से कर दी। ये वो- भी सर वेस्टर्न कल्चर है। हाँ, वो वही है ना, उन्होंने कमाने के लिए वो भी जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि पुरुष भी जाते हैं, इसलिए हम भी कमाने जा सकती है, हम भी कमा सकती है, हम किसी से कम नहीं है। मेरी लड़की क्या लड़कों से कम है क्या? मेरी छोरी छोरों से कम है क्या? ये भी विमर्श सेट किया गया है। जी, ये फिल्मों जो- के माध्यम से। हाँ, बड़ा 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 काम, बहुत बड़ा खतरनाक काम किया उन्होंने। तो ये जो है ना, ये उन्होंने सेट कर दिया कि पुरुष के बराबर होना है, हमें आत्मनिर्भर होना है। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि परिवार पूरा का पूरा स्त्री पर निर्भर था, आत्मनिर्भर नहीं। स्त्री आत्मनिर्भर, भारतीय संस्कृति। हाँ, पूरा का पूरा परिवार स्त्री पर ही निर्भर था। स्त्री धुरी है परिवार की। जी। हमारे यहाँ कहते हैं गृहिणी गृह मुच्यते। अच्छा, गृहिणी गृह मुच्यते। गृहिणी है तो घर है, गृहिणी के बिना घर नहीं है। जी। गृहिणी और गृहस्थ ये दो बड़े केंद्र हैं, और उसमें भी गृहिणी सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है घर का। तो उसके आधार पर ही सारी व्यवस्था चलती है। अभी क्या है, वो बचती क्यों है? एक तो ये बड़ा कारण है कि उनको, एक तो उन्होंने पढ़ाई की है, तो वो पढ़ाई खराब नहीं जानी चाहिए, सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा, वो पुरुषों के बराबर अपने आप को मानती है, जबकि वो बहुत अलग स्तर पर है, उनका स्थान बहुत अलग है, ऊंचा स्थान। हमने स्त्री को तो देवी के रूप में माना है। जी। जितनी भी देवियां हैं सारी स्त्री हैं। जी। और केंद्र में, और सबसे पहले नाम लिया जाता है ना, सीताराम, राधा कृष्ण, ये पार्वती और शिव, हम ऐसा इस रूप में नाम लेते हैं। तो स्त्री हमेशा हमने पहले ही माना है, कभी पीछे नहीं माना है। ये जो संभावनाएं जब बनाई गई ना, जिन्होंने स्त्री को कभी जो है वो स्त्री में आत्मा को माना ही नहीं है, वो लोग समानता की बात कर रहे हैं, है ना। उन्होंने कभी स्त्री को, जहां महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था, वो समानता की बात कर रहे हैं, है ना। उन्होंने ये विमर्श सेट किया है जी। कि स्त्री और पुरुष समान होने चाहिए, जबकि स्त्री का रोल घर में बहुत महत्वपूर्ण था। ये महत्वपूर्ण क्यों है? हम जब मोरबी में ये वर्ग कर रहे थे, तो एक बालिका ने पूछा विवाह की आयु को लेकर ही, कि विवाह की आयु क्या होनी चाहिए। तो हमारी उस पर चर्चा चल रही थी। तो उसने कहा विवाह की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। मैंने कहा, पूछा ठीक है होनी चाहिए, तो उसके पीछे कारण बताइए। कानून बनाना है तो उसके पीछे तो कारण चाहिए होगा, और ठोस कारण चाहिए, कोई प्रमाण आधार पर, उसके बिना तो कानून नहीं बनता। तो कारण बताइए। उसने कहा एक बड़ा कारण तो ये है कि पहले जो महिलाएं थी वो कम पढ़ी लिखी होती थी, और उनको इसलिए चूल्हा चौका करना पड़ता था। तो मैंने कहा आप चूल्हा चौका को क्या मानती है? चूल्हा चौका क्या सामान्य है क्या? चूल्हा चौका पूरे परिवार का केंद्र है, रसोई परिवार का केंद्र है। हमने रसोई कहा है, उससे रस निकलता है, उससे रस है। हमने किचन नहीं कहा है जहाँ किचकिच होती है, हमने रसोई कहा है। रसोई केंद्र बिंदु है। और रसोई क्यों केंद्र बिंदु है? क्योंकि भोजन से ही विचार बनते हैं। जी। भोजन जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो भोजन जो है, अन्न जो है, वो मन पर बहुत प्रभाव डालता है, बुद्धि पर बहुत प्रभाव डालता है। केवल भूख मिटाने का काम नहीं है, भोजन केवल भूख के लिए नहीं किया जाता। भोजन को हमने ब्रह्म की श्रेणी में रखा है, ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवे, है ना, इस रूप में देखा है। तो वो कितना बड़ा काम कर रही है, पूरे परिवार की, पूरे स्वास्थ्य की चिंता, केवल शरीर की नहीं, मन की, बुद्धि की पूरी व्यवस्था किस पर टिकी हुई है? स्त्री पर टिकी हुई है। आज अगर स्त्री नहीं है वहां पर, तो कौन आ गया है? जोमेटो, स्विगी। उसको बनाने वाला किस भाव से बना रहा है? हमारे यहाँ आपने दादी जी को, अपनी माता जी को, अपने परिवार में बड़ों को, जितने भी हैं माताएं हैं, उनको भोजन बनाते समय देखा होगा। वो कैसे बनाती थी भोजन? भजन गाते हुए, स्तुति गाते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, अच्छे विचारों के साथ,
नहा धो के किचन में हाँ प्रवेश बिल्कुल, उनका रसोई में प्रवेश नहा धोकर ही होता था। वो उतनी शुद्धता पवित्रता रखती थी, वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसका आप जिसको आज वैज्ञानिक कहता है ना, वो उससे कहीं गुना ज्यादा आगे था। तो इस दृष्टिकोण से वो भोजन पकाती थी। और और भोजन का जो है वो मन पर बहुत, पकाने वाले के मन का खाने वाले के मन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो ये कितना महत्वपूर्ण है। आज भोजन कहाँ किया जा रहा है? स्विगी से से। और जोमेटो से, कहीं बाहर से किधर किधर से आता है भोजन। बनाने वाले के विचार क्या है, कौन बना रहा है, किस विचार से बना रहा है, क्रोध से बना रहा है, काम से बना रहा है, अपराध की दृष्टि से कैसा बना रहा है, वो सारे के सारे विचार जो है वो परिवार में आ रहे हैं। परिवार में जो टूटन हो रही है, परिवार में जो धैर्य की जो कमी हो रही है, ये किस कारण है? भोजन बहुत बड़ा कारण है उसमें। और उसको कौन ठीक कर रहा था, उसको कौन ठीक रख रहा था? गृहिणी। गृहिणी। ये दोनों काम, दोनों बैलेंस है। पुरुष जो है वो परिवार का पालन करेगा, परिवार की व्यवस्था करेगा अर्थ की, और बाकी सारा काम उसका, पुरुष का काम है अर्थ लाना, और स्त्री का काम है उसकी पूरी कुटुंब की व्यवस्था करना। पुरुष अपनी पूरी अर्थ जो कमा कर लाएगा वो स्त्री के हाथ में देगा। स्त्री के हाथ में देगा। हाँ, और स्त्री पूरा उसकी व्यवस्था करेगी। पुरुष को भी चाहिए तो स्त्री से मांग कर लेगा, और कभी संकोच नहीं किया इसमें। हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था थी। तो ये जो व्यवस्था थी, स्त्री का इतना बड़ा दायित्व था, आज हमने उसको क्या कर दिया है, इतना छोटा कर दिया है। और उससे समस्याएं कितनी बड़ी है, जो अगली संतति, पहली बात तो होती नहीं है, कितनी बड़ी समस्याएं होती है, कितने डॉक्टरों के चक्कर निकालने पड़ते हैं, उसके बाद संतति होती है। और जब होती है तो कहाँ पलने जाती है? टेक केयर सेंटर में। तो जब कमाने वाली होगी तो आया ही पालेगी ना, और जब आया पालेगी तो उसके संस्कार वहां से आएंगे। तो फिर वो आप, एक तो उसका अपने बच्चे के प्रति स्नेह नहीं है। 5 वर्ष तक बच्चा अपनी माँ के साथ ही रहना चाहिए, लालिए तो पंचवर्षा नहीं, माँ के सानिध्य में ही रहना चाहिए। माँ के सानिध्य में नहीं रहेगा, आप बच्चे का माँ के साथ जो है वो संबंध नहीं रहेगा, आत्मीयता नहीं रहेगी, बाद में बड़ा होकर उसकी आपके साथ आत्मीयता नहीं रहेगी। सही बात है। तो ये जो टूटन है ना, ये इसी रूप में होगी बाद में। परिवार इस रूप में टूटते हैं जब इस रूप में आप स्त्री को आत्मनिर्भर मानते हैं। तब मैं ये नहीं कह रहा कि स्त्री को कमाने नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब परिस्थिति है तब उसको जाना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति है, आर्थिक इतनी समस्याएं हैं, तब जाना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन शौक के लिए, मेरी डिग्री खराब ना हो इसके लिए जाना, ये तो ठीक नहीं है। फिर कुटुंब बचेगा नहीं, फिर कुटुंब नहीं रहेगा। विशेष परिस्थितियों में तो जो कदम उठाने चाहिए वो उठाने ही चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण है ना, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई, जिन्होंने युद्ध के मैदान में भी युद्ध लड़ा है ना। उस समय परिस्थिति थी, राजा नहीं थे इसलिए उनको युद्ध लड़ना पड़ा, तो लड़ना पड़ा, लड़ेगी, उसके लिए तैयार रहेगी। आप पढ़ने के लिए किसने मना किया है? अध्ययन करने के लिए किसने मना किया? आप अध्ययन करिए ना, कुटुंब के लिए जो आवश्यक है। जब माँ अध्ययनरत होगी, जो माँ अच्छे से अध्ययन करेगी, तो आने वाली पीढ़ी को अच्छे से संस्कारित करेगी, अच्छे से उसको अध्ययन करा पाएगी। अध्ययन के लिए किसने मना किया? तो ये चिंतन सोचना पड़ेगा, कुटुंब को केंद्र में रखकर जब आप सोचेंगे, जब आपकी सिंगल आइडेंटिटी को छोड़कर कुटुंब को केंद्र में रखकर बात करेंगे, मैं नहीं आप, मैं नहीं हम, इस विचार से जब हम सोचेंगे ना, तब जाकर कुटुंब बनेगा। हमने व्यक्ति को ही मान लिया है, मेरी सिंगल आइडेंटिटी। अपनी सिंगल आइडेंटिटी को खत्म करना पड़ेगा, परिवार को केंद्र में रखना पड़ेगा, मैं नहीं हम वाली सोच को केंद्र में लाना पड़ेगा, तब जाकर समस्याओं का समाधान होगा। सर, जो ये हमारा पूरा वीडियो है ये यूथ को लेकर है, ये सारी समस्या यूथ की है। एक आप अपनी तरफ से कुछ यूथ को अपनी तरफ से अगर कुछ मैसेज देना चाहें। हाँ बिल्कुल, ये जो जितनी भी अवस्थाओं की हमने बात की ना, ये सारी अवस्थाएं आपस में जुड़ी हैं। पहले तो यूथ पर तो बात करेंगे, लेकिन ये किशोर अवस्था, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था और युवा अवस्था, ये आपस में जुड़ी है। तो जो अभिभावक हैं ये भी बहुत ध्यान रखें, जिस अवस्था में जिस रूप में उसको पालन होना चाहिए, उसकी शिक्षा होनी चाहिए, वो जब नहीं होता तब वो जाकर युवा में फलीभूत होती है, वो दिखना प्रारंभ होती है। ऐसा नहीं कि युवा में सीधे ही आ गई,
वो धीरे 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 वहां तक जुड़ी है, क्योंकि ये सारे आपस में जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। किशोर अवस्था और युवा अवस्था अलग अलग नहीं है, जुड़ी हुई है। तो वहां से अभिभावकों को देखना होगा। तो इसके बारे में विद्यापीठ बहुत बड़ा चिंतन करता है, किस अवस्था में कैसी शिक्षा होनी चाहिए, इस पर भी बहुत अच्छा चिंतन होता है। तो इसको एक बार समझने की आवश्यकता है, पहली बात अभिभावकों को, क्योंकि युवा तो बाद में जाकर होंगे, पहले तो वो शिशु है, बाल हैं, किशोर हैं, इसको देखने की आवश्यकता है। फिर युवाओं को, आज युवाओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? सामर्थ्य संपादन करने की, मतलब संयम और सामर्थ्य संपादन। उस पर और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन संयमित जीवन होना चाहिए। आज जो खुलापन हो गया है, खुले, जैसा मुझे सोच, जैसे मैंने चाहा, जैसे मैंने देखा वैसा मैं जीवन जीऊंगा, बिना सोचे समझे जीवन जीऊंगा, उसका भुगतान करना पड़ता है, उसकी बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं। आप संयमित जीवन रूप से आपके गुणों में संयम होना जरूरी है, और सामर्थ्य होना भी जरूरी है। सामर्थ्य शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, इन तीनों प्रकार का सामर्थ्य होना जरूरी है। इनका संपादन करने की आवश्यकता है, इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। आप किसी व्यवस्था के पीछे मत भागिए, नौकरी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी लड़की के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, किसी और व्यवस्था के पीछे की चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। आप इन दो चीजों के बारे में चिंतन करिए, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। आप जो नौकरी की बात कर रहे हैं, जब सामर्थ्य होगा आपके पास, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, तब आपको रोजगार की समस्या नहीं होगी। रोजगार, आप जब बात किसी से बात करते हैं ना, बड़े व्यवसायी से या किसी और से भी, तो वो कहता है कि रोजगार की समस्या नहीं है, स्किल्ड जो है उसकी समस्या है ना। तो सामर्थ्य होगा तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो आप सामर्थ्य संपादन करिए और संयमित जीवन जिए। ये जो 25 वर्ष तक की आयु है ना, इसको हमने ब्रह्मचर्य आश्रम कहा है जी। तो आज ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ है? कहीं नहीं है। तो संयमित जीवन नहीं है, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कोई चिंतन नहीं है। और भोजन का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, सोने का, उठने का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो ये सारा बहुत बड़ा सोच विचार के करना है। तो ये मैं इतना ही कहूँगा कि सामर्थ्य संपादन और संयम, इसको केंद्र में रखकर युवा सोचे। फिर धीरे धीरे और विस्तार पर हम बात करेंगे तो और उस पर स्पष्टता बनती जाएगी। सर, जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर कुछ क्वेश्चन हो तो फिर सर क्या आप नेक्स्ट एक और एपिसोड शूट करेंगे? हाँ, अभी तो हमने कुटुंब को एक बड़े समग्र दृष्टि से देखा है जी, और समय मिला और आपकी आज्ञा हुई सर। तो हम उस पर और अलग अलग विषयों पर भी बात कर सकते हैं, अलग अलग अवस्थाओं पर भी बात कर सकते हैं। जैसे अभी युवा की बात की ना, तो युवा अवस्था पर क्या क्या होना चाहिए, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। विशेषकर अभिभावकों के साथ भी बात कर सकते हैं कि अभिभावकों को किस दृष्टि से लालन पालन करना चाहिए। आपने सर एक बात बोली थी कि दादा और दादी को भी नहीं पता कि उनका क्या दायित्व है। बिल्कुल, माता पिता को नहीं पता उनका क्या दायित्व है। बिल्कुल, ये समस्या, ये कुटुंब में शिक्षा की विषय की बात है। तो ये कुटुंब में शिक्षा कैसे हो सकती है, इस पर अभी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और केवल चिंतन नहीं, शिक्षण करने की आवश्यकता है। अभी प्रबोधन से नहीं चलेगा, केवल कुछ अच्छी बातें बता दी उससे नहीं होने वाला है। उसको शिक्षण की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैसा शिक्षण होगा, बाकायदा बैठकर शिक्षण कैसे हो सकता है, पढ़ना पड़ेगा वापस से अध्ययन का और स्वाध्याय का जो है वो चिंतन प्रारंभ करना पड़ेगा। इस रूप में जाने की आवश्यकता है। तो सर आपको कैसे लगा हमारे साथ बात करके? मुझे आपके साथ बात करके हमेशा अच्छा लगता है, और विशेषकर कुटुंब की जब बात आती है, क्योंकि भारत की दूरी जो रहा है वो कुटुंब रहा है और कुटुंब व्यवस्था रही है। आज ये कुटुंब व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। तो कुटुंब पर जब बात होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और भारतीय दृष्टिकोण से जब हम कुटुंब पर बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और इस पर और बातें करने की आवश्यकता है युवाओं को विशेष रूप से, क्योंकि उनको कुटुंब में अब जीवन जीना है। तो कुटुंब में युवा अगर आगे आकर इस विषय पर बात करें, चिंतन करें, तो हम आगे बढ़कर वापस से उसी कुटुंब को खड़ा कर सकते हैं जो भारत में हमेशा हुआ करते थे। तो युवा उसमें बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद, आपके साथ बात करके अच्छा लगा, और जय हिंद, जय भारत।